मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 7th आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। पहले मैंने आप लोग को बताया था हिंदी का सिलेबस आप लोग का। एक बार फिर आप लोग हिंदी का सिलेबस मेरे साथ अपनी अपनी बुक्स पर चेक कर लीजिए। देखिए आप लोग का हिंदी का चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 to 8। ओके, चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोग को रीडिंग में करा दी, रीडिंग बोला था करने के लिए। चैप्टर नंबर 2 मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 3 मैं आप लोग को पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 4 आप लोग को वीडियो पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 4 आप लोग का है अच्छाई बनी बुराई। ठीक है, ये है आप लोग की पार्ट 3 में। ओके, सब लोग अपनी अपनी बुक्स पे डालें पार्ट 3। अब मेरे साथ सभी बच्चे चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। दफ्तर के काम का सारा बोझ एक चपरासी पर था। दफ्तर का जितना काम था वो उसका सारा बोझ किस पर था? सिर्फ एक ही चपरासी पर था। फिर भी सब उसे बात पे बात झड़कते रहते थे और फिर भी उसके बावजूद भी उसको सब बात सुनाते रहते थे। उसने असंतुष्ट रहते थे और सभी उससे जो है मतलब असंतुष्ट रहते थे। ये सब देखकर एक बाबू ने उसे सलाह दी कि वह सबसे मेल जोल बढ़ाए। मतलब एक उसके बाबू ने उसे क्या सलाह दी कि वो सभी लोगों से अपना मेल जोल बढ़ाए। इस नेक सलाह का जो परिणाम सामने आया वह तो किसी ने भी ना सोचा था। जो इस सलाह का उनका परिणाम सामने आया वो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे, उनमें से एक का नाम गरीब था। ठीक है, उनके दफ्तर में कितने चपरासी थे? 4 चपरासी थे, जिसमें से एक का नाम क्या था? गरीब था। बहुत ही सीधा, बहुत ही बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस, घुड़कियाँ खाकर चुप रहने वाला, यथा नाम तथा गुण। ठीक है, एक जो गरीब था वो कैसा था? बहुत सीधा था, बहुत आज्ञाकारी था, बहुत ही चौकस था अपने काम में और बिल्कुल खामोश रहने वाला था। मुझे इस दफ्तर में आए 1 साल हो गया था। मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। उन्हें उस दफ्तर में आए हुए कितने साल? 1 साल हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको जो है गैर हाजिर मीन्स एब्सेंट नहीं पाया था उस दफ्तर के अंदर। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया था। वो जो है 9 बजे उसे दफ्तर में मिल जाया करता था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग हो। ऐसा लगता था जैसे वो उसी दफ्तर का कोई अंग है। मैं इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही न था। इतना सरल था कि वो किसी की बात टालना जानता ही नहीं था। दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी ख़राब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की थी। किसी की भी मिट्टी मतलब किसी को इतना काम नहीं करना पड़ता था, इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती थी जितना उस गरीब को सुननी पड़ती थी। तरक्की का अवसर आते ही शेष तीनों कर्मचारी चपरासी नंबर मार ले जाते थे। गरीब को कोई पूछता भी ना था। देखिए जब क्या आता था, प्रमोशन के लिए आता था, तो वो तीनों जो थे बाकी के चपरासी थे वो बाजी मार ले जाते थे और उस गरीब का नंबर ही नहीं आ पाता था, वो हमेशा पीछे रह जाता था। शेष तीनों चपरासी 10-10 रुपये वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपये पर ही अटका हुआ था। और जो बाकी के चपरासी थे तीनों, वो 10-10 रुपये पाते थे और वो 7 रुपये पर ही अटका था। सुबह से शाम तक उसे पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता था और सुबह से शाम हो जाती थी वो कभी भी अपना पैर नहीं टेकता था, हमेशा काम ही करता रहता था। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध करते थे और जो तीनों और भी चपरासी थे वो भी उस पर गुस्सा करते थे। दफ्तर में सब कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उसे चिढ़ते थे और सारे ही कर्मचारी और जो बड़े बाबू थे वो भी उससे चिढ़ा करते थे। पर उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नियंत्रण का व्यवहार था। बहुत बार उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता था और डांट वाट तो उसके लिए रोज़ की बात हो गई थी। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी। लेखक कह रहे हैं कि इसका रहस्य में उन्हें समझ नहीं आता था और उन्हें दया आती थी। अपने बर्ताव से उसे ये दिखाना चाहता था कि मेरी नज़र में उसकी आदर अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। वो ये दिखाना चाहते थे कि उन तीनों चपरासियों से उसका आदर उनकी नज़र में कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैंने उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था और कई बार क्या हुआ था
वो जो है उनके पीछे, उस गरीब के पीछे और बाकी कर्मचारियों से लड़ भी चुके थे। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज़ साफ़ करने को कहा। एक दिन क्या हुआ, बड़े बाबू ने अपनी मेज़ साफ़ करने को कहा उस गरीब से। वह तुरंत साफ़ करने लगा। देवयुग में झाड़ने का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज़ पर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मेज़ साफ़ करने लगा तो उससे जो रोशनाई थी वो पूरी मेज़ पर गिर गई, दवात उलट गई तो रोशनाई जो थी पूरी मेज़ पर हो गई। बड़े बाबू ये देखते ही जामे से बाहर हो गए। मतलब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो जामे से बाहर हो गए। उसको दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं में दूरदर्शन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। मतलब उसके दोनों कान पकड़ के ऐंठे और जो है उसे बहुत बातें सुनाने लगे और गालियाँ देने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवर्त सुनता रहा, और वो जो गरीब था बेचारा आंखों में आंसू भरकर और चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। ऐसे सुना रहे थे जैसे उसने कोई हत्या कर दिया। मुझे बड़े बाबू का ज़रा सी बात पर इतना भयंकर रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। उन्होंने क्या कह रहे हैं कि जो है बड़े बाबू का इतनी सी बात पर इतना गुस्सा होना और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ था। यदि किसी दूसरे चपरासी से उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वर्ष प्रहार ना होता। क्या कह रहे हैं वो, अगर कोई दूसरा चपरासी होता, इससे भी बड़ा कोई अपराध हो जाया होता तो उस पर भी इतनी बातें नहीं सुनाई जाती। मैंने अंग्रेज़ी में कहा, उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा बड़े बाबू से, बाबू साहब आप अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला उससे कि आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं, इसका इतना कड़ा दंड देना अनुचित है, पराकाष्ठा है। उन्होंने बोला कि उसने इतना बड़ा तो नहीं किया कि आपने उसे इतनी बातें सुनाई हैं और इतना सब कुछ कहा है। तो बड़े बाबू क्या आंसर देते हैं, देखिए बड़े बाबू साहब बोले, आप अभी इसे जानते नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। इसके घर में दो हलों की खेती होती है, हज़ारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं, इन बातों का इसे घमंड है। वो बोलते हैं कि आप जानते नहीं हैं इसे, इसके घर में 2 हलों की तो खेती होती है, कई भैंसें हैं जो दूध देती हैं, इसे इसी बात का घमंड है। घर की दशा ऐसी होती तो ये आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता। मैंने कहा, उन्होंने क्या बोला, अगर इसके घर की दशा ऐसी ही होती तो ये आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करते हैं। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। उन्होंने कहा, बड़े बाबू ने क्या बोलता है, ये गांठ का तो धनी है, मतलब इसके पास बहुत पैसा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। वो बोलते हैं अगर ऐसी भी बात है तो भी कोई गुनाह, मतलब अपराध नहीं है। एक दूसरा महाशय बोल उठे, दूसरे एक और महाशय, मतलब एक चपरासी जो दूसरे होते हैं वो भी बोल उठे, भाई साहब इसके घर मनो दूध होता है, मनो ज्वार चना मटर होती है, लेकिन ये कभी ये नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। दूसरे क्या बोलते हैं, इसके यहाँ बहुत दूध होता है, चना ज्वार बहुत होती है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि थोड़ा सा हम लोगों को दे दे। इन चीज़ों के लिए तरस कर रह जाते हैं तो फिर क्यों ना जी जले। वो बोलते हैं कि हम इन चीज़ों के लिए तरस कर रह जाते हैं तो फिर हमारा जी क्यों नहीं जले। फिर ये सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक ना था। वो बोलते हैं कि ये सब कुछ इसके घर में इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, वरना इसके घर में एक भुना चना तक नहीं था। बड़े बाबू सकुचाकर बोले, ये कोई बात नहीं, उसकी चीज़ है, चाहे किसी को दे या न दे। मतलब बड़े बाबू जो थे वो बहुत सोच के बोले कि ये कोई बात नहीं होती, वो उसकी चीज़ है, वो जिसको चाहे दे और जिसको चाहे ना दे। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटी ही नहीं बड़ी भी। हमारे ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हमें उसे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हमें उसे भूल जाते हैं, किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछें, हमारे यहाँ तीज त्योहार पर उपहार न भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। हम अपने किसी निर्धर मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़ा पान पर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के पास से बिना जलपान किए हुए लौटने के बाद सदा के लिए उसका तिरस्कार ना करने लगे। कई दिनों पीछे गरीब की इससे बातचीत होने पर उसने बताया, हाँ उसके घर खेती किसानी है, गाय भैंस भी हैं। तब मैंने उससे पूछा, दफ्तर के बाबू लोगों को भी कभी कुछ खातिर करते हो। वो बोलते हैं कि ये वो जो चीज़ें हैं उसकी हैं, वो चाहे तो दे या ना दे,
हमारे का अगर ननिहाल या ससुराल से अगर कुछ नहीं मिलता या नहीं आता तो हम उसके लिए मतलब शिकायत नहीं कर सकते। ऐसे ही हम उसकी चीज़ के लिए शिकायत नहीं कर सकते। और उसने एक दिन जो है उससे पूछा उस गरीब से कि तुम्हारे यहाँ ये सब कुछ है? वो बोलता है हाँ सब कुछ है। फिर वो ये पूछते हैं उससे कि आप जो है बड़े साहब मतलब बड़े बाबू को कुछ देते हैं इसके लिए, उनकी कोई इस चीज़ से खातिर करते हैं? तो वो गरीब क्या आंसर देता है, देखते हैं। गरीब ने दीनतापूर्वक आश्चर्य से कहा, हुजूर मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? वो बोलता है कि मैं इन लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ चना मक्का ज्वार घास पात से स्वयं और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये मोटी छोटी चीज़ें किसके मुंह से आपको भेंट करूं? वो बोलते हैं कि हमारे खेत में क्या होता है, जौ ज्वार चना ये सब होता है, इन सब छोटी मोटी चीज़ों से मैं किसको क्या भेंट करूंगा? मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ लाकर तो देखो लोग क्या कहते हैं। उन्होंने उससे क्या समझाया कि एक दिन कुछ लाकर तो देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ मैसर होती हैं? बोलते हैं शहर में ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। वो बोलते हैं कि शहर में ये चीज़ें नहीं मिलती, ऐसे इसलिए इन लोगों का जी भी इन सब चीज़ों को कभी कभी चाहता है। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 होस्ट पुष्ट युवक भी थे। जब वो दूसरे दिन आया तो उसके साथ 2 लोग और आए। 2 सर पर 2 टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सर पर मटका था जिसमें ऊख का जूस था। तीनों युवक ऊख का एक एक घूंट खाक में दबाए हुए थे। दफ्तरों के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया। कई ऊख लेकर चूसने लगे, कोई आदमी टोकरी पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी आ पहुंचे। मैंने बताया गरीब अपने घर से सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। वो जो चीज़ें लाया था उसको कर्मचारियों ने और बाकी दफ्तर के लोगों ने उसे घेर लिया और सब उसके हाथ से छीन लिया, देखने लगे, झपटने लगे। तो इतने में बड़े बाबू आते हैं, उनसे क्या बोलते हैं कि कुछ गरीब अपने घर से कुछ सामान लाया है, वो कुछ आप लीजिए और कुछ हमें बांट दीजिए। बड़े बाबू क्रमित क्रोध धारण करते हुए बोले, क्यों गरीब, तो तुम ये चीज़ यहाँ क्यों लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूँगा। क्या हम लोगों को मरभूक समझ लिया है? वो बोलता है कि ये तुम चीज़ें क्यों लाए हो, अभी ले जाओ वरना मैं यहाँ साहब से कह दूँगा। तुम क्या हमें मरभूक मतलब भूखा समझते हो? गरीब थर-थर काँपने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब रजामंद हुए। मतलब वो बहुत काँपने लगा और उन्होंने जो है खुद उनसे सॉरी बोला और उनकी बहुत बातें कहने सुनने पर वो रजामंद हुए। तब चीज़ों में से आधे अपने घर भिजवाईं, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार ये अभिमन्यु समाप्त हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने आधी चीज़ें उसमें से अपने घर भेज दी और आधी चीज़ें लोगों में बांट दी और फिर ये अभिमन्यु समाप्त हो गया। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियाँ न मिलती, दिन भर दौड़ने न पड़ता। कर्मचारी के व्यंग और अपने समकक्षों को कटु वाक्यों में सुनने पड़ते। उसके बाद क्या हुआ, उसे उतना काम नहीं करना पड़ता था ये करने के बाद, और ना इतना दौड़ना पड़ता था, ना इतनी बातें सुननी पड़ती थी। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते थे। जो बाकी चपरासी थे वो उसका काम करते थे। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, वह गरीब से गरीबदास बना। और वो उसके बाद क्या हुआ, गरीब से क्या बन गया था, गरीबदास बन गया। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। उसके स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। वह अब भी कभी देर से देखिए, वह गरीब के गरीबदास बन गया था और क्या हुआ, स्वभाव में उसके कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का अनुभव हुआ, पर तत्परता की जगह आलस्य न ली। वह अब भी कभी कभी देर से दफ्तर आता था, कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता था। क्या होता था, उसको जो है जितना वो मतलब अपने टाइम पर आता था, सब उसको उस पर जो है आलस आने लगा और वो अब दफ्तर से छुट्टियां लेने लगा और कभी कभी बीमारी का बहाना बना करके आता भी नहीं था। उसकी सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपने प्रतिष्ठा का गूर हाथ लग गया था। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट दिया करता था। और उसके बाद क्या होता था, वो हर 10वें 5वें दिन बड़े बाबू को दूध दही ला करके उसका भेंट दे दिया करता था। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें कयापान आ गया। एक रोज़ बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्म का पार्सल छुड़ाने के
छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। एक दिन क्या हुआ, वो समझ गया था कि इन लोगों का मुंह कैसे बंद करना है, इन लोगों को कैसे अपने साथ लेकर के अपने तरफ लेकर चलना है। एक दिन क्या हुआ, बड़े बाबू ने उसे सरकारी पार्सल ले जाने के लिए स्टेशन भेजा था। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे जो दफ्तर तक ठेले पर ले गए, और जिसमें जो बहुत बड़े बड़े पुलिंदे थे वो जो है दफ्तर से कहाँ ले गए थे, ठेले पर ले गए थे। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की थी। कितनी मजदूरी तय की? 12 आने मजदूरी तय की थी। वह कागज़ दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से बाहर आना पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए। और जब वो कागज़ वहाँ पहुँच गए तो उसने जो है वहाँ के बाबू से पैसे ठेले वालों को पैसे देने के लिए पैसे वसूल किए। दफ्तर में कुछ देर जाकर उसकी नीयत बदली। वह मज़दूरों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। उसके बाद जब पैसे उसके पास आए तो उसकी नीयत बदली और वो मज़दूरों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राज़ी ना हुए, जो कि ठेले वाले राज़ी नहीं हुए। इसी पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए। धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ जहाँ चाहो फरियाद करो, देखो हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। और उसके बाद क्या हुआ, उसको इसी बात पर जब वो उसकी दस्तूरी देने के लिए रेडी नहीं हुए तो वो वहाँ पर गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के बाद सारे पैसे उसने अपने पास जेब में रख लिए और बोलता है कि जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाकर फरियाद करो, देखता हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ठेले वालों ने जेब देख के ही भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जा रही है, तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राज़ी हुआ। उसके बाद जो है उसको वो कितने पैसे देने को राज़ी हुआ? 4 आने पैसे देने को राज़ी हुआ। गरीब ने 98 उनके हवाले करी और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठे का निशान लगवाकर रसीद दफ्तर में दाखिल कर दी। उसके बाद क्या हुआ, गरीब ने जो है उन्हें 98 वापस की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनका अंगूठा लगवाकर दफ्तर में उस रसीद को दाखिल कर दिया। वह नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। ये वही गरीब है जो कई महीनों पहले सत्यता और दीनता की मूर्त था। ये मतलब वो ये देखकर बहुत हैरत हुए, बहुत दंग हुए और वो ये सोचने लगे कि ये कुछ महीने पहले ये जो सत्य और दीनता का मूर्त था, ये वही गरीब है जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपना हिस्से की रकम मांगने का साहस ना होता था, जो पहले कभी दूसरे चपरासियों से अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकता था, दूसरों को खिलाना भी ना जानता था। ऐसे में खाने का जिक्र ही किया। जो दूसरों को खिलाना नहीं जानता था तो खाने का जिक्र क्या कर सकते हैं। मुझे ये संभवातर देखकर अत्यंत खेद हुआ। उसका उत्तर द्वितीय किसके सर था? मेरे सर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस कयापान से जो दो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था। जो मतलब यही उसके बारे में सोचने लगे कि उसके वो पहले कैसा था और उसको ये सब समझाने वाला मैं था। इसकी सारी बातें जो है मेरे ही ऊपर आती हैं। वह अशुभ मूर्त ही था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने भाई प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया था। ठीक है, तो वो ये बताते हैं कि वो पहले कैसा था और उसके बाद जब उन्होंने उसकी आंखें खोली, उसे सब कुछ सिखाया, तो वो दूसरों का गला दबाने लगा, दूसरों का हिस्सा लेने लगा और वो उसको प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया उन्होंने। तो चलिए, आप लोग की वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये आप लोग को बुक में से ही याद करने हैं, सभी बच्चों को लर्न करने हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहले हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर मार्क करा दूंगी। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। किसके काम का सारा बोझ एक चपरासी पर था? किसका, कहाँ का काम था? दफ्तर का, विद्यालय का या घर का? तो काम था वो दफ्तर का, तो दफ्तर के आगे आप लोग राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट आइए, खा क्या है? बेचारा गरीब कितने रुपये पर ही अटका हुआ था? 5 रुपये, 7 रुपये या 10 रुपये? 7 रुपये पे अटका हुआ था, बाकी वो जो 3 थे वो 10-10 रुपये पे थे। लेखक को क्या देखकर खेद हुआ? लेखक को देखकर गरीब और उसकी अधिकता दूरदर्शा पर या गरीब की संभवता पर? ठेले वाली की दान्य दशा पर, गरीब की और अधिक दूरदर्शा पर। तो फर्स्ट वाला आप लोग राइट कर दीजिए। अब देखिए, सॉरी आप लोग का इसमें होगा सेकंड वाला,
ठीक है, गरीब की सुमवतार पर खेद हुआ था उन्हें। आपको यहाँ आ जाइए आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पर। फर्स्ट है गरीब से सभी डैश रहते थे, तो क्या रहते थे, झड़कते रहते थे, ठीक है, ये लिखा हुआ आप लोग का झड़कते रहते थे। सेकंड है आपका मेरे डैश में 4 डैश थे, क्या थे, मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे, ठीक है। फर्स्ट में आएगा आपका दफ्तर, फिर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा चपरासी। अब थर्ड में देखिए हुजूर मैं सरकार की क्या खातिर कर सकता हूँ, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है आपका सरकार। फोर्थ में देखिए वह मज़दूरों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, दस्तूरी, फोर्थ में। फिफ्थ में देखिए उसकी आत्मा प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया, प्रतिष्ठा, ठीक है। ये आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई हैं। अब नीचे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए दफ्तर के काम का सारा बोझ तीनों चपरासियों पर था, फर्स्ट आएगा आपका रॉन्ग, चारों पर नहीं था, एक ही पर था, गरीब पर। उन चारों चपरासियों में से एक का नाम गरीब था, जी एक का नाम गरीब था, राइट आएगा सेकंड में। थर्ड में आएगा तीनों चपरासी भी उस पर प्रेम जताते थे, प्रेम नहीं क्रोध जताते थे, तो थर्ड आपका क्रॉस आएगा, रॉन्ग आएगा। फोर्थ आएगा बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब रजामंद हुए थे, यस बहुत कहने सुनने पर रजामंद हुए, राइट आएगा। गरीब को प्रतिष्ठा पाने का गूर हाथ लग गया था, यस, तो इस फिफ्थ भी आपका राइट आएगा। अब आ जाइए मैचिंग पर, सही मिलन कीजिए। दफ्तर को किससे मिलाएंगे, कार्यालय, ये लिखा हुआ आप लोग का 1, ठीक है, फोर्थ से मिलाएंगे। फर्स्ट को किससे मिलाएंगे हम लोग, फोर्थ से मैच करेंगे। सेकंड है नेक, नेक को किससे करेंगे, 6 से मैच करेंगे अच्छे से, ठीक है। थर्ड को गैर हाजिर क्या करेंगे, अनुपस्थित, सेकंड से मैच करेंगे, थर्ड को सेकंड से मैच करेंगे। फोर्थ को दूरदर्शन मीन्स गाली, फोर्थ को फिफ्थ से करेंगे, ठीक है। सिक्स को निर्धन को किससे करेंगे, फिफ्थ को हम लोग करेंगे फर्स्ट से, गरीब से, और सिक्स्थ को हम लोग करेंगे थर्ड से, मन से, ठीक है। ये आप लोग की मैचिंग भी कंप्लीट हो गई, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स को देखिए ध्यान से, मैं आप लोग को बुक में ही मार्क करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है लेखक ने गरीब के लिए यथा नाम तथा गुण क्यों कहा है, तो क्वेश्चन में से लिखेंगे, देखिए लेखक ने गरीब के लिए यथा नाम तथा गुण, क्यों की जगह आएगा इसलिए, कहा है क्योंकि वो, कैसे लिखेंगे, लेखक ने गरीब के लिए तथा नाम यथा नाम तथा गुण क्यों की जगह इसलिए कहा है, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि वो। उसके बाद पेज नंबर आप लोग ओपन करिए, पेज नंबर 23, इसके आगे आएगा पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर आप लोग देखिए ये लिखा, वो लिख लिया था, बहुत ही सीधा बड़ा आज्ञाकारी, अपना काम में चौकस, घुड़कियाँ खाकर चुप रहने वाला, उसके आगे रहने वाला के बाद था। यह आप लोग का हो गया आंसर 1, आंसर ये आप लोग का हो गया 1, ठीक है। कैसे लिखना है फिर देख लिए दोबारा एक बार, लेखक ने गरीब के लिए यथा नाम तथा गुण क्यों की जगह इसलिए कहा है, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्योंकि वो, फिर पेज नंबर 23 पर है, बहुत ही सीधा बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस, घुड़कियाँ खाकर चुप रहने वाला था। बस ये आप लोग का आंसर 1 हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गरीब के अतिरिक्त दफ्तर में अन्य तीनों चपरासियों का स्वभाव कैसा था, तो ये आप लोग को पेज नंबर 24 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 ओपन करिए, ये देखिए आप लोग का ये पैराग्राफ है यहाँ तक की, तो यहाँ से लिखना है आपको, तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते थे। ये आप लोग का हो गया आंसर 2, ठीक है। ये कौन सा हो गया आप लोग का आंसर 2 हो गया है, कहाँ से, तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दफ्तर के सभी लोग गरीब से क्यों नाराज़ रहते थे, तो आप लोग को ये क्वेश्चन में से ही लिखना है, देखते रहिए ध्यान से। दफ्तर के सभी लोग गरीब से, क्यों की जगह इसलिए, क्यों की जगह क्या लिखना है, हमें क्यों को कट कर देना है, क्यों की जगह क्या लिखना है, इसलिए नाराज़ रहते थे,
क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, लिखेंगे क्योंकि वह कभी उन्हें अपनी खेती की चीज़ें नहीं देता था। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्योंकि वह कभी उन्हें अपनी खेती की चीज़ें नहीं देता था। क्या ऐसे लिखना है? आंसर 3 देखिए, दफ्तर के सभी लोग गरीब से क्यों की जगह लिखना है इसलिए नाराज़ रहते थे। क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, क्योंकि वह कभी उन्हें अपनी खेती की चीज़ें नहीं देता था। ये आप लोग का हो गया आंसर 3 कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े बाबू की मेज़ पर दवात पलटने से क्या हुआ? तो क्वेश्चन में से लिखेंगे बड़े बाबू की मेज़ पर दवात पलटने से, बस इतना लिखना है से तक। उसके बाद आप लोग को लिखना है पेज नंबर 24 पर। पेज आ गया आप लोग का ये 24, पेज नंबर 24 पर देख लीजिए आप लोग। ये लिखा है आप लोग का बड़े बाबू, ये लिखेंगे, ये देखते ही नहीं लिखना, ये देखते ही को कट कर दीजिए, ये नहीं लिखना है। बड़े बाबू जामे से बाहर हो गए, उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे, भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दूर वचन चुन चुनकर उसे सुनाने लगे। ये आप लोग का हो गया आंसर 4। ये आंसर कौन सा हो गया? 4। कैसे लिखना है आंसर 4? एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखिए क्या है आंसर 4। देखिए लिखना है आप लोग को पहले बड़े बाबू की मेज़ पर दवात पलटने से तक लिखेंगे सभी। उसके बाद पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिएगा। पेज नंबर 24 को ओपन करके ये आप लोग को लिखा है यहाँ पर बड़े बाबू लिखना है, ये देखते ही नहीं लिखना है। बड़े बाबू जामे से बाहर हो गए, उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दूर वचन चुन चुन कर सुनने लगे। जितना मैंने अंडरलाइन किया है आप लोग को उतना लिखना है पूरा आंसर 4 में। ये देखते ही को नहीं लिखना है, बड़े बाबू के बाद फ़ौरन आप लोग को जामे से बाहर हो गए ये लिखना है। क्वेश्चन में से पहले लिखना है, उसके बाद पेज नंबर 24 से लिखना है। अब देखिए आंसर नंबर 5 पर आ जाइए। आंसर नंबर आप लोग ये 5 कट कर दीजिए, 4 कट करना है, 5 कट करना है, ये आप लोग ऐसी कट कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। गरीब को सबके नाराज़गी दूर करने का तरीक़ा किसने और क्या समझाया? क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोग को कराऊंगी, पहले क्वेश्चन 5 कर लीजिए। देखिए क्या है, बड़े बाबू ने अपनी नाराज़गी का क्या कारण बताया? तो यहाँ से लिखेंगे बड़े बाबू ने अपनी नाराज़गी का क्या नहीं लिखना, कारण बताया। क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि, फिर लिखिएगा पेज नंबर 24 पर है ये भी। क्या लिखेंगे क्वेश्चन 5 में? पहले आप लोग बड़े बाबू ने अपनी नाराज़गी का कारण बताया कि, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 24 ओपन करिए। पेज नंबर 24 पर आप लोग का लिखा है ये, इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हज़ारों का लेन देन करता है, भाई भैंस दूध हैं, इन बातों का इसे घमंड है। ये ठीक है, ये है आप लोग का आंसर 5। पहले क्वेश्चन में से लिखना है, उसके बाद जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो आप लोग को लिखना है आंसर 5 में। क्या लिखना है पहले क्वेश्चन में से? बड़े बाबू ने अपनी नाराज़गी का क्या कारण बताया। बड़े बाबू ने अपनी नाराज़गी का क्या नहीं लिखना, कारण बताया कि। फिर पेज नंबर 24 को ओपन करिए। पेज नंबर 24 को आपको यहाँ से लिखना है आंसर 5। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हज़ारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं, इन बातों का इसे घमंड है। ये आंसर आप लोग का 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गरीब को सबकी नाराज़गी दूर करने का तरीक़ा किसने और क्या समझाया? ये आप लोग को पेज नंबर 25 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 25 को ओपन करिए। पेज नंबर 25 ओपन करा और यहाँ पर आ गया आप लोग का सेकंड पैराग्राफ। ये लिखा है मैंने उसे समझाया, तो मैंने की जगह लिखेंगे लेखक। क्या लिखना है मैंने की जगह? लेखक। तो लेखक लिखा आप लोगों ने, ठीक है, मैंने काट दिया है, मैं लेखक ने
उसे समझाया ठीक है, उसके बाद समझाया तक लिखने के बाद भला एक दिन कुछ लाकर तो देखो, ये काट दीजिए, ये वाली लाइन कहते हैं तक ये नहीं लिखना आपको, इसे कट कर दीजिए। लिखेंगे लेखक ने उसे समझाया शहर में ये चीज़ें कहाँ मैसर होती हैं, इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। आप लोग ये लाइन पूरी लिखिएगा। लेखक ने उसे समझाया भला एक दिन कुछ लाकर तो देखो, क्या कहते हैं शहर में, पूरी आप लोग को लाइन लिखनी है। आंसर ये आप लोग को 6 है। आंसर 6 जो है आपको मैंने की जगह सिर्फ लेखक ने कहा, लेखक ने उसे समझाया भले एक दिन कुछ लाकर तो देखो, उसने उसे देखो लोग क्या कहते हैं। ये पहले मैंने कट करा दिया था, लेकिन ये आप लोग को लिखना है जितना मैंने अंडरलाइन किया है, पूरी आंसर आप लोग को आंसर 6 में लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोग को नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन 6 तक कराया है, क्वेश्चन 7 सभी बच्चे कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 24 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को मैंने यहीं लिखकर बता दिया है। क्वेश्चन 4 पेज नंबर 24 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 24 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 25 पर है। पहले आप लोग को जो जो मैंने बताया है क्वेश्चन में से लिखना है, वो क्वेश्चन में से लिखिए। उसके बाद पेज नंबर जो बताए हैं पेज नंबर से लिखिए। क्वेश्चन आंसर आप लोग को कॉपीज़ में करने हैं। बाकी जितनी एक्सरसाइज है सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में करके रखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोग को अपने कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। जब तक सभी बच्चे अपना अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर अपनी कॉपी में रखें। ओके, थैंक यू।